बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, ड्रॉपर का बच्चा हो, सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस कंप्लीट सेशन में आप किसी भी क्लास से हो, 11, 12 ड्रॉपर, सबको सब कुछ समझ में आएगा, एंजॉय करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है वो ये बताता है आप किसी भी काम को जब कर रहे हैं ना तो उसके होने की संभावनाएं बताता है, उसके होने की एक्सपेक्टेशंस बताता है, अनसर्टेनिटी को मेजर करके बताता है। समझ गए बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं? बोल दो यार। तो इट इज ऑल अबाउट, लिखो MEASURE, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी जो है क्या करता है बच्चों? मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, वो भी एक नंबर की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ in terms of number from 0 to 1। तो भाई प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में किसी भी काम के होने की संभावनाएं बताता है। भाई समझ गए बच्चों? अब प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे पहली बात है बच्चों एक्सपेरिमेंट। मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा, स्पीड से लिखना पड़ेगा बच्चों। पहली बात क्या है? एक्सपेरिमेंट। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब तक हमारे सामने कुछ ऐसी बातें निकल के नहीं आएंगी जिनके होने ना होने की हम प्रोबेबिलिटी चेक करें। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है? एक्सपेरिमेंट हमारे द्वारा किया गया एक एक्शन है। इस एक्शन को करने के बाद हम कुछ वेल डिफाइंड आउटकम पाते हैं। एन एक्शन, एन एक्शन, एन एक्शन, एन एक्शन विच प्रोड्यूस, एन एक्शन विच प्रोड्यूस some well defined outcome, some well defined outcome, some well defined outcomes। ऐसी मैं 11 में पढ़ाऊंगा दोस्त। एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? एन एक्शन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम प्रोड्यूस करके दे। अब यार बात समझ में आ गई सर। एक्सपेरिमेंट कितने टाइप का होता है? डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, स्पेलिंग चेक कर लेना। और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट दोस्तों वो एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में फिजिक्स की लैब में करते हो, केमिस्ट्री की लैब में करते हो। केमिस्ट्री में आ जाओ भाई, ये दो चीजें मिला के हमें एक चीज मिलेगी, कंपाउंड मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो हमें फिक्स है। क्या मिलेगा? अरे बोलो भाई। चलो तो भाई इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही आउटकम आएगा और वो हमें पता है क्या आएगा, है ना? सो क्या करेंगे? ओनली वन आउटकम, ओनली वन आउटकम विच इज प्रिडिक्टेड, विच इज प्रिडिक्टेड, विच इज प्रिडिक्टेड। यार एक बात बताओ, जब किसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद सिर्फ एक ही आउटकम मिलना है और वो भी आपको पता है, तो क्या इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत पड़ रही है? क्या नहीं पड़ रही। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जाती। जब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको जो एक्सपेरिमेंट यूज करने पड़ेंगे वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों वो एक्सपेरिमेंट है जो जो जिनके आउटकम्स बच्चों क्या होते हैं? ऑल आउटकम्स आर प्रिडिक्टेड, ऑल आउटकम्स आर प्रिडिक्टेड, ऑल आउटकम्स आर प्रिडिक्टेड। और क्या लिखो? पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम्स आर प्रिडिक्टेड। सिक्का उछाला, हेड या टेल आएगा, उनमें से क्या आएगा ये नहीं पता, बट हेड तो पॉसिबल तो पता है ना। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आर प्रिडिक्टेड। बट सेकंड थिंग इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर आउटकम from list of possible outcome are not predicted, are not predicted। क्या आप लोगों ने मेरी बात समझ ली? भैया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब समझ में आ गया भैया? अरे बोलो भाई, बोलो। ज्यादा ज्यादा सुनना चाहते हो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? जिसने इसकी खोज करी, समझ गए ना, वो उस व्यक्ति के घर में लोग जुआ खेला करते थे और हारा करते थे। उसके दिमाग में आया कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे कि चीजें जीतने में ज्यादा कन्वर्ट हो।
तो उसने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी लिखी, क्योंकि कई साल के बाद एक मैथमेटिशियन ने पढ़ी और उसको प्रोबेबिलिटी के नाम से दुनिया के सामने रख दिया। मुझे बात समझ में आ गई? चलिए आइए बताइए। मैंने देखा हर कामयाब इंसान को उसकी बहन ही क्यों सपोर्ट करती है। तो अलग पांडे को उसकी बहन ने सपोर्ट करा, जिसने प्रोबेबिलिटी थ्योरी लिखी उसे दुनिया को बताया, लोग हंसने लगे। उसकी बहन ने कहा नहीं नहीं, मुझे तेरी काबिलियत पर विश्वास है। तो वो आसपास में ढूंढा कि कौन अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाता है या मैथमेटिशियन है। उसने ढूंढा, उसके पास गई अपने भाई की थ्योरी लेके। उसने उसका पेपर लिया, पूरी थीसिस लिए, रख ली, कहा मैं बताऊंगा बाद में। और कई साल बीत गए ना, उन्होंने पूछा ना उसने बताया। जिसके पास वो थ्योरी थी, जब उसने अपना मकान चेंज करा तो सारा सामान वो बटोर रहा था, तो वो थीसिस निकल के आई, निकल के कोई कूड़े में से निकल के आई, यार ये क्या पड़ा हुआ है। उसने फिर ध्यान से पढ़ा तो उसको बहुत वैलिड, मतलब बहुत बड़ी वैलिड लगी, हाँ ये तो बड़ी अच्छी थ्योरी है। तब उसने फिर वो आगे मतलब उस चीज को डेवलप कराया। तो बताइए, जो बुकों में लिखा है वही हम पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। बच्चों आगे चलें क्या? बोलो। अब बच्चों, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था, आपने कर दिया एक्सपेरिमेंट। यार एप्पल खाने के बाद पेट में दर्द क्यों हुआ? दो खा लिए इसलिए हुआ शायद, और उसके ऊपर चाय पी ली। चलो खाए। खतरनाक आदमी हो, बहुत बहुत खतरनाक आदमी हो। सुनो मेरी बात। अरे यार मेरी आंटी गई हुई है वहाँ पे वृंदावन में, इसलिए मुझे खुद चाय बनानी पड़ रही है। एक तरफ बना के आया, एक तरफ चाय बन रही है, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, वो चाय पर कभी गैस बनती तेज, वहां मैंने मुझे एप्पल काटने पड़ रहे हैं। कभी एप्पल खा रहा हूँ, कभी देख रहा हूँ, भाई होपलेस हो गया मैं। करूँ तो करूँ क्या? ठीक से घड़ी देख रहा हूँ। उसके बाद मकान मालिक का फोन आ गया कि भैया आज कोई नहीं है, ताला मार जाना। लो भाई अब ताला भी मुझे मारना है। चलो भाई आओ। हाँ क्या कर रहे थे हम? हाँ तो एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट अगर कर दिया तो उसके बाद हमें क्या मिले, आउटकम मिले, उन्हें कहाँ रखोगे भाई? उन्हें कहाँ रखोगे? सैंपल स्पेस में रखोगे। तो सैंपल स्पेस क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। सब लोगों ने बच्चों सेट थ्योरी पढ़ी है? अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है तो अगर आपके सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं तो आप उनसे मिलके कुछ सबसेट बना सकते हो, सबसेट। ऐसे ही सैंपल स्पेस भी एक सेट है। अब इस सेट से मैं बहुत सारे सबसेट क्रिएट कर सकता हूं, उनको हम इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इवेंट्स। देखो इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट क्या है भाई? इवेंट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, दो कॉइन टॉस करे एक साथ। मैंने दो कॉइन एक साथ टॉस करे और यहां से मैंने तीन इवेंट बनाई। पहली इवेंट है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। यहां पर गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, और यहां पर नो हेड। बोलो भाई। तो इवन में क्या आएगा? एग्जैक्टली वन हेड, एच टी और टी एच। इसमें क्या है? एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक या दो, तो दो हेड वाला ये आएगा, और नो हेड टी टी आएगा। तो ये सब इसके पार्टी तो हैं। तो बच्चों आप जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो इवेंट्स की निकालते हो। किसकी निकालते हो? इवेंट्स की निकालते हो। जिसको समझ में नहीं आएगा बच्चा हाथ ऊपर करेगा। हाँ नव्य बताओ क्या समझ में? और हाथ ऊपर बोलो। हेलो 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 हेलो। चलिए। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि फाई क्या होता है? फाई, फाई का मतलब खाली, खाली इवेंट, खाली सेट। तो खाली सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट या सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और ई किसका सबसेट है? सिंपल स्पेस का। तो इसका मतलब ई में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कम होंगे, और ये सबसेट का साइन है, सबसेट का। और ये इनइक्वालिटी है एन ऑफ एस, तो ये बच्चों कम हो जाएगा एन ऑफ फाइव। भाई फाइव में कितने एलिमेंट है? जीरो। इतनी बात समझ में आ गई? अब हर तरफ एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, हर तरफ, हर तरफ एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो। समझ गए? तो ये निकल के आया कि एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, मतलब ई में नंबर ऑफ एलिमेंट, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ई का मतलब क्या है? जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। जिस भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाथ धो के बताओ मैंने क्या कर दिया बच्चों? तो
आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो? ई की। तो ई के अंदर जितने एलिमेंट है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट फेवर टू ई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट। तो बच्चों ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू आ गई 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है एन ऑफ ई। ई का मतलब एन ऑफ ई का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। और एन ऑफ एस का मतलब है कि एस मतलब टोटल एलिमेंट जितने आए, तो टोटल एलिमेंट्स, टोटल केसेस, टोटल केसेस। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दे दी। जिसको यहां तक समझ में नहीं आया वो बच्चा क्लास से बाहर जाएगा। तुम गई नहीं अभी तक क्लास से बाहर? तो बच्चों इस तरीके से आता है फॉर्मूला निकल के, क्यों ना, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। चले बच्चों आगे। बिल्कुल लेक्चर की जस्ट बात। बच्चों आगे चले। देखो भाई, आपने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, मान लिया 0 हो गई, 0 का मतलब क्या है कि वो काम कभी नहीं होगा। कबीर देश का प्रधानमंत्री बन जाए, इस बात के चांसेस कितने हैं? 0। बोलो बच्चों, प्रधानमंत्री बनने के दो चीज चाहिए, या तो आदमी को बोलना है स्टेज पर खड़ा होकर नरेंद्र मोदी साहब, या फिर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, पर बस दोनों ही नहीं है। बोलो बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 0 है तो ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और जिस जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। यदि आकाशदीप से बोलें कि उसको शांत बैठना है, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या है? नहीं नहीं, वो बोलेगा, इस बात के चांसेस कितने हैं? 1। तो श्योर इवेंट, श्योर और सर्टेन, सर्टेन इवेंट। मैंने एक सिक्का उछाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। अरे यार 1 होगी, या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा। मैंने एक डाई उछाली, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर 6 से बड़ा है, कभी नहीं आएगा, 0। भाई समझ रहे हो? तो टाइप्स में, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स में आप पहला लिख सकते हो सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होती है बच्चों? जिस इवेंट में एक ही एलिमेंट हो, जिस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। भाई ई आपने क्या बनाया था? सैंपल स्पेस से लेके कुछ एलिमेंट लेके बनाए थे। अगर एक ही एलिमेंट है उसके अंदर तो क्या है? सिंपल इवेंट। अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या है? कंपाउंड। देखो यार, ये देखो, ये क्या है? सिंपल इवेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक ही तो एलिमेंट है। और इसमें एक दो, इसमें एक दो तीन, तो ये कंपाउंड इवेंट है, ये सिंपल इवेंट है। COMPOUND, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट वो इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से ज्यादा हो। ये हो गया। थर्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगी? बच्चन का तो हमें क्या पता क्या कब होगी। तो सुबह 10 बजे हम आंसर देने थोड़ी आए हैं, आंसर लेने आए हैं आपसे। बताओ भाई, एनी आइडिया? तुम लोग पढ़ के आए हो 10th में, 11th में, 12th में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है? ऐसी ऐसी दो, हाँ, ऐसी दो इवेंट जिनके बीच में कुछ भी कॉमनली शेयर ना हो रहा हो। E1 E2 का अगर इंटरसेक्शन 5 हो जाए, इसका मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, 1 3 5 2 4 6, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोर्थ पे आओ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, भाई एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं? वो इवेंट जो मिलजुल के सरकार बना दे। हाँ, जो मिलजुल के सरकार बना दें। अगर E1 E2 का यूनियन ने सैंपल स्पेस बना दिया तो E1 E2 आर एग्जॉस्टिव। और अगर मान लिया
E1 union E3 is not equal to S, तो they are not mutually exclusive. E1 E3 क्या हो जाएंगे? Not mutually exclusive. Not mutually, क्या बोल रहा हूँ मैं? Not exhaustive event. Not exhaustive event. अगर इनका यूनियन सैंपल स्पेस ना बना पाए तो नॉट एग्जिस्टिंग। जरूरी नहीं कि दो ही हो, तीन बना दे। समझ गए बच्चों? दो सेट अगर यूनियन करके, सबसे बड़े वाला सेट कौन होता है? वहां पे होता है यू, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे होता है सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस क्रिएट कर दे तो वो क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। बोलो बच्चों, जैसे ये रेक्टेंगल है, किस शो कर रहा है? सैंपल स्पेस को, और इसके अंदर सर्कल किस शो करते हैं? इवेंट्स को। मैं सर्कल नहीं कर रहा, मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं, एक दो। तो भाई ये तो हो गई E1, ये अंदर वाला पार्ट क्या है? E1। ये अंदर वाला पार्ट क्या बोलो? E2। ये अंदर वाला पार्ट क्या बोलो? E3। अब आप खुद सोचिए बच्चों, क्या इन दोनों में, तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। अरे यार ये अलग है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इससे ये पता लगता है कि E1, E2 एंड E3 आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, as pair wise mutually exclusive and exhaustive। भाई एग्जॉस्टिव क्यों? भाई तीनों का यूनियन ने पूरा रेक्टेंगल कवर कर लिया ना, और ये पूरा क्या है? ऐसे। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू S आ रहा है। और बच्चों ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या मतलब है? अगर मैं E1 E2 को लूं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, E2 E3 में भी नहीं है, और E1 E3 में भी नहीं है, तो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसका मतलब EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू क्या है? फाई, वेयर I कैन नॉट बी इक्वल टू J। मतलब I की वैल्यू 1 2 3, J की वैल्यू 1 2 3, बट दोनों साथ में सेम नहीं होंगे। अरे सेम हो गए तो इनका इंटरसेक्शन वही तो आ जाएगा। भाई समझ पा रहे हो बड़े आदमी की बात? मजा नहीं आया अभी जिंदगी में? कोई नहीं पूछेगा सर क्या हुआ? अरे भाई साहब, गोली मार दी गई थी इतनी बात पर तो। तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैं, तुम अपने आदमी हो। बताना मैं किससे? हेलो हेलो हेलो। बच्चे आ गए ना समझ में पूरा? सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है बता दिया, डेफिनेशन बता दी, टाइप्स ऑफ इवेंट्स इवेंट्स बता दिए, एक्सपेरिमेंट बता दिए, सैंपल स्पेस बता दिया, टाइप्स ऑफ इवेंट चल रही है, तो समझ में आ रही है बात है? हाँ, चले आगे, चले चलो। कितना हो गया? 4 हो गया। भाई 5 पे आ जाओ। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोस्तों देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट यार, अगर आपको और ज्यादा स्पीड से करना है ना सिलेबस पूरा, अब मैं 12th वेक्टर स्टार्ट कराऊंगा, बैठ जाओ। लेकिन फिर बैठोगे बैठोगे फिर सब बैठो, क्योंकि क्योंकि अगर फिर पता लगा 2 बैठ गए 4 नहीं बैठे, फिर मुझे 4 को पढ़ाना ही है। ये तो मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, समझ गए ना? वहां जो पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल डेफिनेशन लिखवा के फील करा के पढ़ाऊंगा, समझो बात को। आपको सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके लिए बेनिफिट क्या है? ये तुम लोग लेट आए थे, जो चैप्टर तुम्हारे पीछे नहीं हुए उनके क्वेश्चन कराता हूँ क्लास में। डिसाइड कर लो आपस में मिलकर, जब भी 12th का लेक्चर हो एक साथ बैठो फिर सारे, तो वेक्टर की पूरी थ्योरी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बेटे स्टार्ट कराऊंगा बिल्कुल। भाई बेनिफिट बताऊँ क्या हुआ कि बेसिक्स, वहां तो मैं सब कुछ ही कराता हूँ, पर पहले बेसिक्स कराऊंगा, फिर बाद में आता हूँ एडवांस प्रॉब्लम्स में। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ एडवांस प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ। चलो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसी इवेंट जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। क्या मतलब हो उसका? भाई इवेंट क्या करती है? अकर होती है। इवेंट क्या होती है? अकर होती है।
अगर E1 को अकर होना है और E2 को अकर होना है, तो E1 जब अकर होगी तो E2 से उसका कोई मतलब नहीं है, E2 अगर होगी तो उसका E1 से कोई मतलब नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसको लिखें कैसे इंग्लिश में भाई? इवेंट्स हो occurrence occurrence of one does not affect on occurrence of other. occurrence of one does not affect on occurrence of other. भाई एक के occurrence का दूसरे के occurrence पर कोई अफेक्ट नहीं होता, दे आर कॉल्ड। अच्छा एक बात बताओ, एक सिक्का है मेरे पास, मैंने इन भाई साहब को दिया, उछालो, इन्होंने उछाला, सिक्का हेड आया, इन मैडम को दिया मैंने, उसके बाद टेल आया। तो मुझे ये बताओ, जब वो सिक्का उछालेगी और जब उससे पहले इसे सिक्का उछाला था, तो इसके सिक्का उछालने का उसके सिक्का उछालने पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो वो था इंडिपेंडेंट। बट लेकिन एक बैग में से मैंने एक बॉल निकाली और निकाल कर रख दी वापस, फिर तुमने बॉल निकाली, वो भी क्या इंडिपेंडेंट है? अरे यार मैंने एक बैग में व्हाइट और ब्लैक बॉल्स है, मैंने एक बॉल निकाली, समझ गए ना? तो एक इवन तो अगर हो गई, इवन क्या है? गेटिंग अ व्हाइट बॉल। मान ली 4 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो मैंने व्हाइट बॉल निकाली, तो 4/9। लेकिन अब इसके बाद तुमने एक बॉल निकाली, वो ब्लैक आ जाए, तो क्या हो जाएगा? 5/9। लेकिन भाई अगर मैंने एक बॉल निकाली और निकाल के वापस नहीं रखी उसमें, तो जब तुम निकालोगे, तुम्हारे लिए अब उस बॉक्स में एक बॉल कम हो चुकी है, तो दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। चलो, तो भाई ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट। अब भाई जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात आती है ना, तो आप समझिए मेरी बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, E1 E2 क्या है? इंडिपेंडेंट है। बच्चों आपने एक मल्टीप्लीकेशन लॉ पढ़ा था पीएनसी में। मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन लॉ ये कहता है, अगर हम किसी टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं, बोलो भाई, हमारे पास मान लीजिए J1 और J2 दो जॉब्स हैं, एंड वी हैव टू परफॉर्म बोथ द जॉब्स। J1 job can be performed by m different ways, J2 job can be performed by n different ways, so both job will be performed simultaneously, will be the m into n ways। अगर आप दो काम एक साथ करना चाहते हो, तो उनको करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, उनके मल्टीप्लीकेशन will be give you the all possible ways to occurrence of this task, this combined task। भाई समझ में आ रही है बातें? यहां पर हमें E1 भी परफॉर्म कराना है, E2 भी परफॉर्म कर, दोनों परफॉर्म कराने हैं, दोनों। अगर कहीं पर दोनों परफॉर्म कराने होते हैं, तो इसको इसका मतलब होता है E1 एंड E2। भाई एक ही बात है भाई, ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है। तो E1 एंड E2 का मतलब है कि बोथ विल बी परफॉर्म, और दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि पहले आपने E1 को परफॉर्म कराया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लिया, बट E2 जब परफॉर्म होगा उसका E1 पे कोई लेना देना नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो भाई अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो, तो उनकी मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। लिखो भाई, अगर 3 इवेंट आ जाए तो 3 के लिए भी यही पॉसिबिलिटी है। इस टाइप से इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली का मतलब है जो एक समान पसंद की जाए, तो जिनके होने के चांसेस सेम हो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाए, अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। 6 है इक्वली लाइकली। तो अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्वेश्चन में कभी कभी आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, पर ये बोल देगा कि दे आर इक्वली लाइकली, तो आपको फिर ऐसे करना। बच्चों आगे समझ में?
ये हो गया इंडिपेंडेंट। चलो, आपने बच्चों इंडिपेंडेंट तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं डिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। देखो, अब हम यहाँ पर ये ना इससे पहले आता, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये ना ये इनके दोनों के बीच में घुस गया। डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट मैं तो यहाँ पे पहले बाद में कर सकता हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। तुमको मेरे खतरनाक होने का अंदाजा नहीं है अभी। डाउट ज़्यादा है, आप सब चिंता ना करें, हमें पूर्ण आइडिया है आपके खतरनाक होने का। तो ये मत कहना सर ये तो बेईमानी है। सर ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है सर। सर मतलब आप सर ये सब कर पा रहे हैं, तो मतलब आप सब ज्यादा इतराने की कोशिश कर रहे हैं, समझ बच्चे ऐसे ही। अब हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, सेवंथ। डिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन का तो कोई ऐसा खास वो नहीं है, तो इसका जस्ट उल्टा ही है कि इफ अकरेंस ऑफ वन अफेक्ट ऑन अकरेंस ऑफ अदर इज कॉल्ड डिपेंडेंट। भाई जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है, सीधी सी बात है। इफ नॉट इंडिपेंडेंट, इफ नॉट इंडिपेंडेंट, इफ नॉट इंडिपेंडेंट देन डिपेंडेंट, सिंपल सी बात है। मैं ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे रूल लिखवा रहा हूँ मैं आपको, रूल। वो जो रूल है ना उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहती है? अगर आप दो इवेंट्स को एक साथ अकर कराना चाहते हो, जैसे E1 एंड E2, अगर आप E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, और E1 एंड E2 डिपेंडेंट है, इस बार क्या है बच्चों, इस बार ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है बच्चों। तो यार जब आप E1 को अकर कराओगे तो पहले वाली इवेंट तो इंडिपेंडेंटली अकर हो जाएगी। दो में से जब पहले वाली को कराते हो उसको उसको तो अकर होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत दूसरे वाली को है, क्योंकि दूसरी वाली जब अकर होगी तो पहले वाली पे डिपेंड हो रही है नहीं हो रही है। अब यहां पर वो डिपेंड हो रही है। अगर बच्चों अब दूसरे वाली को आप अकर कराओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये इंडिपेंडेंटली अकर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है किसके साथ, E1 के साथ। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में ये मेंशन करना चाहता हूं कि इसके अकरेंस का इसके अकरेंस से प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा /E1। भाई क्या लिख दूंगा, /E1। भाई /E1 का मतलब है यू आर परफॉर्मिंग E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ गए बच्चों? तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज अकर्ड, व्हेन E1 हैज अकर्ड। तो ये बात हमें इसे लिखनी पड़ी क्योंकि उसका उस पर प्रभाव है, इफेक्ट है, और इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इस हिस्से को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई ये तो सही बात है ना। अगर किसी इवेंट के अकरेंस का किसी पहले इवेंट जो हुई है उसके अकरेंस से प्रभाव है, तो वो उस पर डिपेंड हो गई, और डिपेंड हो गई तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई। कंडीशन लग गई ना कि इस ये अकर हो रहा है जब ये हो चुका है। दैट इज ऑल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमें ये क्यों मेंशन करना पड़ा, क्योंकि इसके अकरेंस का इसके अकरेंस में प्रभाव पड़ रहा है, यहां पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। भाई समझ गए? तो ये डिब्बा आपको बनाना होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा डिब्बे का नाम रहेगा। ये डिब्बा आपको ध्यान रखना है। बच्चों आगे बढ़ जाएंगे? चलो, ये है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के अंदर ही मैंने कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया है, समझ गए बच्चों? तो अब मैं इसको भी लिखना ही चाहूंगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वही है, इफ यू वांट टू परफॉर्म इवेंट ए एंड बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, यू वांट टू परफॉर्म इवेंट ए, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमें यह पता है कि हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस। भाई यही तो बात है। आप मुझे एक बात बताइए, ये राहुल है, ये प्रवीर है, ये निहारिका है। बोलो बच्चों, राहुल, प्रवीर और निहारिका। अब आप ये सोचिए, यहां पे राहुल और ये कौन है, प्रवीर, लूडो खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो लूडो में क्या क्या आ सकता है, 5 6 आ सकता है, ठीक है। अब राहुल ने कोई चांस चली, समझ गया, और प्रवीर ने देख लिया कि क्या नंबर आया। अब राहुल ने बोला प्रवीर से कि काम करते हैं, देखते हैं कि निहारिका के पास दिमाग है या नहीं है। वो देख नहीं रही लूडो खेलते, वो अलग बैठी है। तो राहुल ने बोला प्रवीर से, जा निहारिका से भाई पूछ के आओ कि मैंने जो अभी लूडो का वो पासा फेंका है, डाइस रोल किया है, उसमें क्या नंबर आया होगा, समझ गए। अब प्रवीर जो है अपने पॉइंट बना रहा है, सबका भला बन के रह रहा है। प्रवीर गया निहारिका के पास, प्रवीर ने कहा राहुल ये पूछ रहा है कि उसने जो रोल किया है क्या नंबर आया है, और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, किससे बताना हो क्या, उसने जो नंबर फेंका है ना वो ऑड नंबर है। इतना बता रहा हूँ, पूरा नहीं बताने का, कि वो ऑड नंबर है। तो अब उसने जो सिक्का, सॉरी डाई फेंकी होगी, उसमें 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आए होंगे। प्रवीर ने हिंट कर दिया कि जो नंबर एक्चुअल में आया वो 1 आया था, मैं बता रहा हूँ 1 आया था, लेकिन उसने 1 नहीं बताया, उसने कहा कि ऑड नंबर आया। अब तुम जाओ और बताओ। तो अब जो ये लड़की आएगी, तो आके राहुल को जवाब देगी, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, सिर्फ 1 3 5 चल रहा होगा, क्योंकि उसको हिंट मिल चुका है। आइए, ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ए का मतलब है कि निहारिका विल रिस्पॉन्स, क्या नंबर आया। बी, ऑड नंबर हैज अकर्ड, तो निहारिका जितने नंबर्स के बारे में सोचेगी, दैट इज अ टोटल केसेस। नीचे आएंगे टोटल केसेस, टोटल केसेस क्या आएंगे, जो अक्कर हो चुका है। बी, भाई बी क्या है, ऑड नंबर आना। अब ऑड नंबर जितने तरीके से आ सकता है वो नीचे आएगा इस बार, एन ऑफ बी। इस बार नीचे एन ऑफ एस नहीं आएगा, एन ऑफ बी आएगा। अरे बोलो भाई, क्या उसको बताना है, ए कि कौन सा नंबर आया, और क्या हो चुका है, ऑड नंबर हो चुका है। तो ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। भाई ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए का मतलब है कि कौन सा नंबर आया, और बी का मतलब है कि ऑड नंबर आ चुका है। तो ए एंड बी, समझ गए। तो ऊपर क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अरे इंटरसेक्शन क्यों भाई, बोलो। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, सुनो, एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुको, एक काम करते हैं, मैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को एडिट कर देता हूँ, थोड़ा मजा आएगा। एडिटिंग ये है बच्चों कि राहुल ने निहारिका से ये पूछा कि निहारिका तुम ये कहती हो कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, अब तुम ये बताओ कि मैंने एक रोल किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्राइम नंबर आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्राइम नंबर आया होगा। अब निहारिका 6 नंबर के बारे में सोच रही होगी, तो प्रवीण ने नंबर बनाने के लिए क्या बता दिया कि ऑड नंबर आया है। तो अब निहारिका 1 3 5 के बारे में सोच रही है कि उसने पूछा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, और प्राइम नंबर तो वैसे 2 भी होता है, लेकिन उसने हिंट कर दिया कि और से सोचो, तो वो सिर्फ 1 1 नहीं, 3 और 5 के बारे में। तो इस बार जो फेवरेबल केस होंगे, तो ये क्या है, प्राइम, प्राइम, और ये क्या है, ऑड। तो वो ऑड प्राइम के बारे में, ऑड प्राइम का आंसर देगी। तो भाई ऑड प्राइम कितने होते हैं, 3 और 5 2 होते हैं, और कुल ऑड कितने हैं, 1 3 5 3। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। अगर वो हिंट ना करता तो प्रोबेबिलिटी आती 2/6, और 2/6 2/3 से कम होता। तो जितना ज्यादा होगा उतने चांसेस आपके आंसर तक पहुंचने के ज्यादा हैं। यार आपका आंसर एश्योर कब होगा, जब आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, 1 के क्लोज होगी, भाई समझ रहे हो ना। तो 2/3 विल बी द आंसर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इसीलिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया। अब भाई
इसको मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी जोड़ सकता था। दोनों को n ऑफ s से डिवाइड कर दो। यार लोग कहते हैं फ्रूट खाने से यार सही रहता है, मेरे पेट में दर्द शुरू होगी। यार राजीव ने कहा था खाने के लिए, गोली मारूंगा राजीव को आज। अरे चाय पीने से पहले ही दर्द शुरू हो गया था। एक्चुअली एक्चुअली ना मेरे पेट को भी ये पता है कि वो पटांग खाने की आदत है, तो आज इतनी अच्छी चीज कैसे खा ली। भाई ये है फॉर्मूला। क्या बच्चों आपको फील आया? यार मैं भावना में बह जाता हूँ, मैंने कहा था ड्रॉपर में सिर्फ फॉर्म में लिख के आगे बढ़ जाऊंगा, पर मैं भावना में बह जाता हूँ, मुझे मैं रिजल्ट को निकालना शुरू कर देता हूँ। अब तुम ये मान लो कि 12th और ड्रॉपर का लेक्चर सेम हो गया, वहां भी मैं ऐसे ही फील कर करके पढ़ा रहा था। हेलो 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 हेलो। और अगर आप ध्यान दो, मैंने जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का फॉर्मूला निकलवाया ना, वो यहां से भी निकल जाएगा। देखो, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? क्या निकालना है? बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आपने बी को अकर करा दिया, पहले आपने क्या अकर कराया? बी। उसके बाद आप ए अकर करा रहे हो, ए, जबकि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को वहां से याद कर लो या यहां से याद कर लो, दोनों तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते। भाई समझ गए? हमने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वगैरह पढ़ लिए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए, हम सीधा घुस रहे हैं एडिशन थ्योरम पे घुस रहे हैं। समझ गए ना? एडिशन थ्योरम पे घुस के कुछ रिजल्ट बता के टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम करते हुए हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, ऐसा भी नहीं कर रहा कि सारे फॉर्मूले लिख दिए, ऐसे भी नहीं कर रहा। चलो बच्चों आगे, ये जो फॉर्मूला है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये 11th में नहीं है, ये 12th में। यहाँ तो मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब उसमें 11th में क्या है? 11th में सिर्फ और सिर्फ एडिशन थ्योरम है जो पढ़ाऊंगा। मतलब इसको पढ़ लोगे ना तो आपके लिए वो बड़ी आसान हो जाएगी, 11th की प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान हो जाएगी। चलो बच्चों आगे चले, चलिए भाई इसके बाद लिखो एडिशन। अच्छा हाँ, अगर मान लिया 3 आ गए तो? 3, 3। पहले ए आकर कराओ, बोलो, फिर क्या आकर कराओ, फिर बी आकर कराओ, लेकिन ये डिपेंडेंट है तो बी स्लैश ए आएगा। अब सी आकर कराओ, जब सी करा रहे हो तो ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, तो ए एंड बी को लिखने का तरीका होता है ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला। डिपेंडेंट इवेंट्स। आप लोगों को सुन के खुशी होगी कि मैं इसके ऊपर जो एग्जांपल दूंगा वो ना मेंस का दूंगा, सीधा एडवांस का दूंगा। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट आया 2024 में एडवांस में, इसके ऊपर कल ही कराया मैंने 12th क्लास में। देखो बच्चों, तो आपको मजा भी आएगा कि अरे वाह, ये तो हो गया, बढ़िया आसानी से हो गया। अरे बातचीत हो रही, भाई क्या है ये? भाई क्लास में इरिटेट करती है क्लास, तुम लोग नहीं कह रहा ये रूम नंबर 1, क्योंकि इसमें ना वो नहीं होता, इसमें वो खोलने बड़े मुश्किल होते हैं यार। अरे खोल दो यार, वो नहीं ये रहा। अरे आकाशदीप, आकाशदीप ने अगर थोड़ी सी कोशिश की होती ना वो अच्छा आदमी बन सकता था। तुम्हें क्या लगता है? क्या उसने कोशिश नहीं करी अच्छा आदमी बनने की? आवाज नहीं है, पढ़ लो। ये बैग है, इस बैग में व्हाइट बॉल कितनी है भाई?
3, ग्रीन बॉल कितनी है, इंग्लिश पढ़नी सबको आती है, और रिमेनिंग बॉल्स क्या है, ब्लू। तो कुल तो n बॉल्स है ना, तो n-9 क्या हो गई, ब्लू बॉल हो गई। समझ गए बच्चों। अब आप एक काम करो, देखो डब्ल्यू आई का मतलब क्या है, अगर मैं आई को 1 रखता हूं तो इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉ, अच्छा इससे ना 3 बॉल ड्रॉ हो रही है, 3 बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉ, और वो भी बच्चों कैसे हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट का मतलब एक बॉल निकाली तो उसको अंदर रखा, डिपेंडेंट कर दिया, 3 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो भाई डब्ल्यू आई, अगर जी आई का मतलब, अगर मैं आई को 2 कर दूं तो G2 का मतलब है कि सेकंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल आई, B1 का मतलब है फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू बॉल आई, B3 का मतलब है थर्ड ड्रॉ में ब्लू बॉल आई। भाई समझ गए। अब देखो कि दिया हुआ क्या है, जीवन में क्या दिया, जीवन में ये दिया हुआ, ये अभी ये तो पढ़ा के आया हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू कितना है, 2/5n। भाई ये सभी डिपेंडेंट है, तो पहले तो W1 होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 वैन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 W1 G2 इक्वल टू कितना है, 2/5n। अब W1 का मतलब क्या है कि पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकालना, व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल कितनी है, 3 अपॉन टोटल कितनी है, n। दूसरे में ग्रीन निकालना है, और जबकि एक बॉल कम हो चुकी है, n की जगह कितनी बची, n-1, और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये रहा कितना है, 2/9 इक्वल टू कितना है, 2/5n। n से n कट गया, 2 से 2 गया, और 3 से, और 3 2, तो 10, n की वैल्यू 11 है, n की वैल्यू क्या हो गई, 11। और ये क्वेश्चन 24/2 में। हाँ, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से लगाओ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन, और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। अब W1 इंटरसेक्शन G2 का मतलब है पहले ड्रॉ का पता है, दूसरे का पता है, तीसरे का नहीं पता। मुझे 3 केस बनेंगे कि पहला व्हाइट, दूसरा ग्रीन, और तीसरा सोचो कि व्हाइट हो सकता है, प्लस पहला व्हाइट, दूसरा ग्रीन, तीसरा, सॉरी तीसरा ग्रीन हो सकता है, प्लस व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, 3 केस, ऊपर एक केस, इक्वल टू 2/9। ऊपर जो लिखा है उसकी वैल्यू दी है 2/5n, लेकिन अगर इसको यूज करोगे तो फंस जाओगे, इसको यूज मत करो। जब आप ऊपर तीनों का करोगे इंटरसेक्शन, तो उसको फॉर्मूले से निकालो, क्योंकि नीचे आ जाएगा n-1, और नीचे भी n-1 आया, सब डिनोमिनेटर कट जाएंगे, उससे भी हो जाएगा। 2 तरीके करने के। चलो भाई, तो कल हम इसको कर रहे थे, आकाशदीप ने भी दिमाग लगाया कि सर ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते, चलो फटाफट करो। जिसको समझ में नहीं आया वो तब तक बनेगा। तो आ गया ना समझ में। बताओ भाई क्या दिख रहा है छोटू। तीनों का इंटरसेक्शन पहले ये कर कराया, फिर इसको कराया तो ये हो चुका था स्लैश, इसको कराया दोनों हो चुके थे, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये व्हाइट अपॉन टोटल, ये ग्रीन आएगी इस बार, लेकिन एक कम हो चुकी है बॉल क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, अपॉन n-1, और ये आपको दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है, तो बस कट करके n की वैल्यू 11 है। बच्चों कर सकते हो इस चीज को, आगे बढ़ जाओ। कंटन कौन है, कंटन, कंटन कब तक है, पौने 12 तक तो पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, वेक्टर 3D खत्म कर दूंगा। चले बच्चों आगे चले। चले बच्चों आगे। ये आ गए फर्जी चाय वाले, मैं चाय भी नहीं छोड़ दी आप, अब वैसे बाहर चाय पीता हूँ, या नहीं पीता। अरे ना चाय में अदरक ना कुछ, मैं रूम पे चाय बनाई बिना अदरक के, इतनी भाई चाय बनी यहाँ भाई साहब, यहाँ की चाय पी पी के तुम बीमार हो जाओ। आओ खेलते हैं, बता देना भाई, मैं खेल रहा हूँ।
बेटा आ जा। चलो बच्चों आगे। तो हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? यहाँ पे हमने किया। इसके बाद लिखिए बच्चों टू, नहीं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम लिखो भाई, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम को समझने के लिए बच्चों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग आप लोगों के पास है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को वक्त देता हूँ कल तक का। आप दिमाग हायर करें किसी का, और कल मिलते हैं बच्चों। निहारिका बोलेगी सर मेरे साथ मिले तो मुश्किल है कल तक दिमाग का अरेंजमेंट करना। समझो सर, तो दिल टूटता है इन बातों से। तो माना कि दिमाग नहीं है, लेकिन सर हम इंसान अच्छे हैं। पहले दो की बात कर लेते हैं। भाई ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये सैंपल स्पेस है। तो यार सबको पता है इस दुनिया में, जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं सबको पता है कि ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी को। और सबको ये भी पता है कि सिर्फ ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको इसको बोलते हैं ओनली बी। तो ओनली बी का मतलब होता है बी माइनस ए, क्योंकि बी के अंदर से कौन माइनस कर दिया जो ए में यूज हो रहा है। और क्या लिखते हैं इसको? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहां पे लिख लेते हैं यार, अगर किसी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है? वन होता है। ई के होने की और ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम वन होता है। भाई किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है। बोलो बच्चों, समझ गए ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये बी माइनस ए हो गया, तो ये वाला पार्ट बचा। ये क्या हो गया बच्चों? ए माइनस बी, एंड वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई इतना कुछ समझ में आ रहा है? अब यहां से मैं कोई रिजल्ट बनाना चाहता हूं। रिजल्ट नंबर वन, अगर आपसे कोई इंसान ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए जी क्या होता है, आप, या फिर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी पूछ ले, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, अगर ये पूछ ले तो वेन डायग्राम देखो, आपको ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए माइनस बी कहां है? ये तो है ए माइनस बी। कैसे आएगा? पूरा ए, पूरे ए में से क्या निकाल दो? बीच वाला पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। रिजल्ट नंबर टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू पूरा बी, और बच्चों बी में से क्या निकाल दो? ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। अरे यार ये वाला पार्ट क्या होगा? ये पूरे में से ये निकाल दो। थर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताइए, व्हाट अबाउट यूनियन? यूनियन का मतलब होता है ये पूरा पार्ट। अरे बोलो, ये पूरे के पूरा पार्ट यूनियन में आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भाई पूरा पार्ट में क्या क्या आ रहा है? एक दो तीन, अरे तीन पार्ट आ रहे हैं। ये वाला पार्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। बीच वाला पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और राइट वाला पार्ट क्या है? बी माइनस ए। और इन तीनों, दोनों की वैल्यू अभी आपने निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना आया था आपका? ये आया था। तो कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी आपने निकाला है भी, ये रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये से कट गया। तो कितना बचा? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। भाई ये है यूनियन का फॉर्मूला। बच्चों आ रही है बात समझ में? ये एडिशन थ्योरम, फटाफट लिखो यार, वक्त नहीं है।
हेलो हेलो हेलो, चलो बच्चों आगे। अब इसके बाद आपने ये पढ़ लिया अभी अभी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि केस नंबर 1, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। आगे ये बात समझ में बोलो। केस नंबर 2 पे आ जाओ। ए और बी को मैं इंडिपेंडेंट कर देता हूं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो बी, ए यूनियन बी के फॉर्मूले में फिर चेंजेस आएंगे। इस बार ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। तो किस तरीके से ये मॉडिफाई होगा, भाई इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लो। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जब एक बार ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले वाले को भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में हम लिख सकते हैं। अब यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकाल लो, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। ये आ गया भाई निकल के ओवरऑल, भाई ये आ गया निकल के। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। भैया एक मैथ्स क्वेश्चन है जो एक बच्चा लेके आया, समझ गए ना। तो हमारे पास दो एक्सपर्ट हैं, ए और बी, दो टीचर हैं ए और बी। अब ए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। बी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। मैथ का एक क्वेश्चन है और वी हैव टू टीचर्स, टू एक्सपर्ट। ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम हैविंग द प्रोबेबिलिटी 1/3, बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम हैविंग प्रोबेबिलिटी 1/5। समझ गए। अब आपको ये सब निकालना है, आपको ये सब निकालना है। पहला पार्ट पॉइंट, भाई पहला पार्ट है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि एटलीस्ट, नहीं कि क्वेश्चन इज सॉल्व है ना, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन क्वेश्चन इज सॉल्व, क्वेश्चन इज सॉल्व। बोलो बच्चों, तो क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, जब कोई एक सॉल्व कर देगा। या इसको ऐसे पढ़ो, एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई यूनियन क्या शो करता है, यूनियन, भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन, या फिर इधर ईदर ऑफ द इवेंट। भाई ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन विल बी अकर। हाँ, एटलीस्ट वन विल बी अकर का मतलब है ए यूनियन बी, या इधर ए और बी, तब भी ए यूनियन बी। तो प्रॉब्लम जब तब सॉल्व होगी, क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं दूसरे के ऊपर। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, बिकॉज क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, जब एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो भाई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कितना आएगा 2/3 और ये 4/5। 2/3 4/5 2/3 4/5। बताओ कितना आंसर है। क्या हो गया? हाँ भाई कितना हो गए? 15 में से 8 गए। 7/5 विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन विल बी सॉल्व, मतलब एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, दिस विल बी इम्प्लीमेंट व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और जब दो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। हाँ मतलब बोथ विल ट्राई ट्राई टू सॉल्व और बोथ आर इंडिपेंडेंट। क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब जैसे एग्जाम पे ये क्वेश्चन कर रहा है हाँ कोई भी एक सॉल्व कर देगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ मुझे आगे बात समझ में। इसका बच्चों सेकंड पार्ट ये हो सकता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ऐसे कितने चांस हैं कि दोनों में से कोई एक ही सॉल्व कर पाया इस प्रॉब्लम को। भाई ऐसे कर लो कि ए बट नॉट बी, या फिर बी बट नॉट ए। भाई की तो बात है, ए ने सॉल्व किया एंड बट बी ने नहीं किया, या फिर प्लस बी ने किया ए ने नहीं किया। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्या है बच्चों? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ देन देन ए कॉम्प्लीमेंट बी या ए बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन भी इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन के इक्वल ही होगा। तो भाई यहां पर भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और यहां पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, तो 1 माइनस 1/5। भाई 3/5 विल बी द आंसर। टू बाई फाइव विल बी द आंसर। ये आ गई ना बात समझ में? जैसे ये ए है और ये क्या है? बी। दोस्तों ए और ये बी। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ ए और बी इंडिपेंडेंट है। भाई यहाँ देख लो, ए और बी क्या इंडिपेंडेंट? आपको ये निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे निकाला था मैंने, ए इंटरसेक्शन। आपको निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें नहीं पता है दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हमें इतना पता है कि कौन इंडिपेंडेंट है, ए बी। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी कौन से वाला पार्ट है? ये वाला तो पार्ट है ना?
और ये वाला पार्ट कैसे लिखते हो आप, पूरा पार्ट, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा बी, तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यही मैं प्रूव करना चाहता था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ये सारे पेयर इंडिपेंडेंट ही होते हैं। समझ गए भाई, दिल में कोई बात किसी के, जस्ट बात किसी की, जस्ट बात भी नहीं। ये इसकी थ्योरी निपटानी है यार, अगर थोड़ा 5 मिनट ऊपर खींच दो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। घर जाके पूरी थ्योरी पढ़ सकते हो अपना। दोस्तों चलें आगे, ना चलें आगे, चलें। देखो भाई, इसके बाद ना हम लोग 3 इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी 3 इवेंट्स हैं बच्चों, ये 3 इवेंट्स हैं, तो फटाफट इनका ना एक वेन डायग्राम बना लो स्पीड से, 3 इवेंट्स का। इस टाइप से एक होगा, इस टाइप से, और एक इस टाइप से, इस टाइप से। भाई इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको सैंपल स्पेस मान लेते हैं। समझ गए भाई। अब यहां पर अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, तो यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है एटलीस्ट इन वन सेट। बोलो, तो ये पूरा पोर्शन तो आएगा, तो इसमें पहले ए कवर कर लो भाई, ए कवर कर लिया, फिर बी कवर कर लो, फिर सी कवर कर लो। जब आपने ए बी सी तीनों लिया तो ए और बी का कॉमन पार्ट कितनी बार आ गया, 2 बार, चाहिए तो एक बार ही। ऐसी बी और सी में बी सी का कॉमन पार्ट 2 बार आ गया, सी और ए में 2 बार आ गया, तो एक एक बार माइनस कर दो, एक एक बार माइनस कर दो, एक एक बार माइनस कर दो। अब बच्चों जब आपने ए लिया बी लिया सी लिया, तो तीनों का कॉमन पार्ट कितनी बार आया, 3 बार। तो जब आपने ए बी कॉमन बी सी कॉमन सी ए कॉमन एक एक बार निकाला, तो तीनों का कॉमन पार्ट 3 बार निकल गया, तो 3 बार आया 3 बार निकल गया, तो 0 बार आया ये बीच वाला पार्ट, तो एक बार तो आना चाहिए कम से कम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ये तो हो गया पहला, समझ गए। अब इसमें अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट, भाई अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो जैसे आपने 2 इवेंट्स में किया था ना, उसी को यहाँ पे जनरलाइज कर दो कि जब 3 इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनका जो यूनियन होता है वो 1 माइनस तीनों के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। भाई ये तो आप अब इसको जनरलाइज कर सकते हो 3 के लिए, जैसे 2 के लिए किया ऐसे हमने 3 के लिए कर दिया, क्वेश्चन 3 के लिए भी वैसे ही आएगा। अगर वो बोले कि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर वो बोले कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों, तो सिर्फ ये 0 होगा। भाई समझ गए, वो लिखने की जरूरत नहीं। भैया सेकंड पे आइए, सेकंड मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली वन, भाई एग्जैक्टली वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कि कोई भी चीज जो अकर हो रही है ना वो या तो सिर्फ ए से हो रही है या सिर्फ बी से हो रही है या फिर सिर्फ सी से हो रही है। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, मतलब कोई भी पार्ट सिर्फ कहां से निकाला जाएगा, देखो ओनली ए वाला पार्ट कौन सा है, ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ओनली बी वाला पार्ट सिर्फ ये वाला, ओनली ये वाला, इसके ये बीच वाला पार्ट नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है, पूरा पहले ए ले लो, पहले पूरा क्या ले लो ए, और फिर क्या ले लो
बी, फिर क्या ले लो, बोलो यार सी ले लो, पहले ले लिया। अब आपको पूरा ए लिया पूरा बी लिया, ए और बी का कॉमन पार्ट कितनी बार आया, 2 बार, आपको एक बार भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ए सिर्फ बी और सिर्फ सी चाहिए, तो दोनों बार माइनस कर दो। ऐसे ही बी और सी का भी 2 बार माइनस कर दो, ऐसे ही सी और ए का भी 2 बार माइनस कर दो। तीनों का कॉमन पार्ट कितनी बार आया होगा, जब ए लिया बी लिया सी है तो 3 बार आया होगा, और 2 बार आपने माइनस कर दिया तो 6 बार माइनस कर दिया, 3 बार लिया और 6 बार माइनस कर दिया, कुल मिला के आपके पास -3 बार ये अवेलेबल है। कितने बार अवेलेबल है, -3 बार, और चाहिए एक बार भी नहीं, तो +3 कर दो, +3, बोलो भाई। और इसको हम वैसे कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट का मतलब क्या है, देखो सुनो, या तो ए है, नहीं नहीं ए है लेकिन बी नहीं है और सी नहीं है, प्लस, या फिर ए नहीं है लेकिन बी है और सी नहीं है, और प्लस ए भी नहीं है बी भी नहीं है लेकिन सी है। भाई समझ रहे हो, अब मैं इनको मल्टीप्लीकेशन में नहीं तोड़ सकता, क्यों, कोई कहीं कहा नहीं गया कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ बी का अलग अलग टूट जाएगा, लेकिन अगर नहीं कहा गया तो वो नहीं टूटेगा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू इवेंट्स, एग्जैक्टली टू इवेंट्स का मतलब क्या है, दो आएंगे भी साथ में ना, तो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आएगा, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी आएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए आएगा। बोलो बच्चों, एग्जैक्टली टू का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं, ये तीनों वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो भाई जब आपने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया तो तीनों वाला पार्ट भी तो आ गया इसमें, तो ये तीनों वाला पार्ट इन तीनों में 3 बार आ गया, जबकि चाहिए हमें एक बार भी नहीं, तो -3 ये आएगा। इसको लिखो ये कैसे, तो उसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, देखो ए है तो बी है लेकिन सी नहीं है, सी नहीं, प्लस इस बार, इस बार ए नहीं है, इस बार ए नहीं है, इस बार क्या नहीं है, बी नहीं, समझिए भी, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ये है इसका लिखने का तरीका। जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये बाहर वाला, इसको कैसे लिखते हैं, ए भी नहीं है बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमेशा 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमेशा 1 होता है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो यार ये बात समझ में, अगर आपसे कोई पूछे जरा ये बताओ, तो डी मॉर्गन लॉ से बताऊंगा। भाई डी मॉर्गन लॉ क्या पढ़ा आपने, डी, छूट जाए ना, ये सब स्लाइड चल रही है, जाने के बाद बैक करके लिख लेना। नहीं स्लाइड ठीक है डी मॉर्गन की, गलत है यार, जी ए आएगा, है ना, क्या आएगा बच्चों, डी मॉर्गन, वो चेक करो स्पेलिंग डी मॉर्गन की, स्पेलिंग ही भूल गया डी मॉर्गन की, डी मॉर्गन लॉ,
ये बताएगा अभी दोस्त मेरा, अभी बताएगा। डी मॉर्गन लॉ, चलते बताओगे? GE हैं? GE ये लिखा है कहीं पे, वो भी तो होता है इन्वर्टेड कॉमा। इनके बाद ऐसा हाँ डी, डी मॉर्गन सही है। चलो भाई, डी मॉर्गन्स लॉ, देखो यार सुन लो मेरी बात, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है भाई? डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो वो किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो ये, और ये चीज 3 सेट में भी एप्लीकेबल है ना? 3 सेट में भी ये बात एप्लीकेबल है कि कहीं पे ए यूनियन बी यूनियन सी का ये लिखा हुआ है, तो ये ए बी और सी के इक्वल होगा। तो आ रही है ना बात समझ में? अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि अगर आपसे कोई बोले नीदर 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 ऑफ द इवेंट, नीदर ऑफ द इवेंट, नीदर ऑफ द इवेंट का मतलब है कोई भी नहीं। अगर 3 इवेंट है तो कोई भी नहीं, मतलब ना तो ए, ना बी और ना सी। अब इसको लिखने का तरीका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। और हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो ए यूनियन बी हो या ए हो, भाई किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। बोलो बच्चों, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो भाई ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई लिख सकते हो। इसके बाद अब डिपेंड करता है कि आपके सामने कंडीशंस क्या क्या दी हैं। अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट दिया है तो खोल लोगे इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। इंडिपेंडेंट नहीं दिया तो इसका एज यूजुअल फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बोलो बच्चों फॉर्मूला, अब यहाँ पे इसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी बातें भी आती है, जैसे कि मान लिया आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, कलर चेंज करते हैं, हाँ, आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लैश, समझिए ना, स्लैश सी इंटरसेक्शन ए का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपसे ये पूछा गया है तो क्या मतलब होगा इसका? इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वो है ना। आओ मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ, अभी कराता हूँ। हाँ हाँ कराऊँ भाई, चलो करें बच्चों। आओ करते हैं क्वेश्चन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 का क्वेश्चन है ऐसे कंसेप्ट के ऊपर। खेले बच्चों, गेम खेले भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 1। आओ बनी करते हैं भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और छोटा कर दो, ये लो। ये ना, ये S3 है, S3 कभी नहीं कराते तो भाई शुक्रवार। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कोई जैसे आपने और भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंट। हाँ तो क्वेश्चन थोड़ी करवाया है, वो मैंने कंसेप्ट बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो कंसेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ना कि उसके जैसा क्वेश्चन लिया जाए फिर। भाई S1 S2 S3 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये तीनों इंडिपेंडेंटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं भाई, समझ गए? तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। यू क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई आप समझिए बात को, आप लोग बात समझिए, क्या समझिए बात।
आओ बच्चों करते हैं सॉल्व। तो भाई क्या दिया है, उठाते हैं u। देखो यार u क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ u। प्रोबेबिलिटी ऑफ u, और u पता है क्या है, u का मतलब है कि एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, एटलीस्ट वन विल सॉल्व, एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और सभी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, और कुल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, S1 S2 S3। तो इसका मतलब वो तीनों के यूनियन की बात कर रहा है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब ही यूनियन होता है, यही है। और ये आपको गिवन है भाई, कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कितना गिवन है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कितना गिवन है, 1/2। तो बच्चों इक्वल टू कितना, ये 1/2 कितना है, 1/2। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर ये तीनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार, S2 बार, S3 बार। और ये कितना दिया हुआ है आपको, 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1/2। भाई मजे सॉल्व कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं सॉल्व करने। अब ये 1 इधर जाएगा और कट जाएगा, तो ये ओवरऑल जो बचेगा वो बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 S2 बार S3 बार इक्वल टू 1/2। यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई इन तीनों के अंदर। भाई कर रहे हो एग्री इस बात पे, अरे बोलो भैया। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, सॉल्व नहीं किया मतलब इक्वेशन बना दी। भाई दूसरा पार्ट क्या बोलता है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट। भाई गिवन का मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, लेकिन स्लैश में क्या आएगा, गिवन दैट नीदर S2 नॉर S3। तो मतलब स्लैश में आएगा S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3। भाई V है ना, ये V, तो V का मतलब है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सॉल्व कर रहा है, S1 कर रहा है ना, S1 सॉल्व कर रहा है भाई। और किस कंडीशन में कर रहा है कि S2 ने ना तो सॉल्व किया है और ना ही S3 सॉल्व किया। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और ये क्या बच्चों फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जरा खोलो क्या आएगा, ऊपर क्या आता है इन सबका इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आता है, ये S2 इंटरसेक्शन और S3 इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ V कितना दिया है, 1/10। 1/10 भाई कितना दिया है, 1/10। और सभी की सभी इवेंट्स क्या आपस में इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो इन सब का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। भाई इन सब का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं बच्चों, इक्वल टू कितना है, 1/10। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 विल बी द 1/10। क्या यहां तक आप मेरी बात से सहमत है, क्या आपने S1 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1/10, बोलो भाई। दो कंडीशन के बिहाफ पे। अब आपके पास एक और कंडीशन है, आपके पास एक और कंडीशन है भैया, एडवांस प्रॉब्लम है, थोड़े से केसेस बनते हैं। भाई थर्ड केस क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ये W, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। जी बच्चों S2 करेगा लेकिन, भाई S2 करेगा लेकिन S3 नहीं करेगा। और इस बात के चांसेस आपके पास हैं, W की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12, 1/12, 1/12। भाई ये भी इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू S3 कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1/12। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 रख सकते हैं। कितना आएगा, हाँ यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार कितना आ जाएगा, 9/10। तो इसको आप यहां पे रख सकते हैं, इसमें 9/10। तो बचा क्या, S2 बार और S3 बार। ये रहा S3 बार, तो S3 बार कितना हो जाएगा, 1/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। अरे बोलो भाई, अगर मैं कुछ देर के लिए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 को x मान लूं, क्या मान लूं, x, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/12x आ गया। दोस्तों बोलो, यहां से आ जाओ, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार कितना, 9/10, और S2 बार
आपने S2 कितना माना है, x माना है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार की वैल्यू आ गई 1/12x 1/2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन खेलिए भाई, ये 2 काटेगा इसको कितनी बार, 6 बार, और 3 2 बार, और 3 3 बार, कितना आ गया 3 माइनस 3x इक्वल टू 20x। तो ये 23 आ गया, कितना आ गया 3/23, और x मैंने क्या माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, भाई कितना हो गया 3/23। अब आपसे, अरे बाहर छोड़ो, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 पूछा है क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, S3 पूछा है, तो S3 डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा, है ना। तो भाई ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली बच्चों, ये क्या है, ये सेकंड इक्वेशन मान लो भाई। इस इक्वेशन से फ्रॉम टू से बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार विल बी इक्वल टू 1/12, x की वैल्यू कितनी है 3/23। तो बच्चों हमें चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, तो कितना हो गया 23/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 आ गया 13/36। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस JEE एडवांस 2025 का आंसर है। 13/36 है ना, चेक कर ले, 13/36। भाई समझ गए, बोलो बोलो बच्चों, अरे समझ में आया सोल्यूशन। तो देखो मैंने आपको आज सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए, और दोनों एडवांस से क्वेश्चन कराए। कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया मिल गया कि हाँ हम इस चैप्टर को कर सकते हैं, है ना। ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए था कि हाँ हम इस चैप्टर को कर सकते हैं जी। समझ गए भी। तो भाई ये मान लो कि ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में, क्योंकि तो भी टाइम लगेगा, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे बच्चों, हम कल सेशन में क्या करने वाले हैं, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और रैंडम वेरिएबल, ये 3 चीजें हम करेंगे। आधा घंटे में इसकी थ्योरी खत्म कर दूंगा मैं, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो समझ गए, चलो मिलते हैं अभी नए सेशन में।